नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम। इस वक्त में मैं हूं निखिल सिंह और इस वक्त में हम सिर्फ खबरें नहीं दिखाते बल्कि खबरों के पीछे छिपी हुई राजनीति, उसके संकेत, उसका संदेश और उसके असर को समझने और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यहां बहस होगी, सवाल भी होंगे और उन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश भी होगी। हमारे साथ होंगे खास राजनीतिक मेहमान और हमारे संवाददाता। तो इस वक्त में आज बात होगी रक्षाबंधन के मौके पर योगी सरकार का उपहारों की झड़ी, तो विपक्षी सपा ने भी महिलाओं के लिए लगाई फ्री बी वाले वादों की झड़ी। चुनावी मोड में यूपी की सियासत, जनता पर कितना असर, इस पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। और बात होगी न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी के आरएसएस के 100 वर्ष पूरा होने पर संघ प्रमुख मोहन भागवत के यूनिवर्सल वननेस यानी वसुधैव कुटुंबकम को लेकर आखिर विरोध क्यों? आखिर क्या है ममदानी का हिंदू फोबिया और क्यों है वो इतने खफा? इस पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। और कर्नाटक की सियासत की बात करेंगे। कर्नाटक में फ्री बी वाली गारंटी अब कैसे बैकफायर कर रही है, ये भी हम आपको बताएंगे। होंगे कई अहम सवाल और जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के जमीर वाले बयान पर बीजेपी ने कसा तंज। शिवराज सिंह चौहान ने पूछा, जमीर किस बात की नहीं देता है इजाजत, एक राष्ट्र एक चुनाव की या लगातार जमीन खो रही कांग्रेस को बचाने की? रक्षाबंधन से पहले योगी सरकार का प्रदेश की महिलाओं को तोहफा, 60 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की माताओं बहनों को निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा। सीएम योगी ने सपा पर कसा तंज। कहा, 2017 के पहले एक नारा गूंजता था, देख सपाई बिटिया घबराई। वहीं उत्तर प्रदेश चुनावों से पहले फ्री बी की बहार, अखिलेश यादव ने भी लगाई महिलाओं के लिए मुफ्त योजनाओं वाले वादों की झड़ी। दिल्ली की महिलाओं को रक्षाबंधन से पहले रेखा सरकार का तोहफा, लक्ष्मी योजना के तहत 2500 रुपए की पहली किस्त जारी। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को हर महीने मिलेगी वित्तीय सहायता। और फ्री बी गारंटी का कर्नाटक में दिख रहा है असर। गारंटी वाले कर्नाटक में एमएलए अब सड़क के लिए मांग रहे हैं सीएसआर फंड। महिला उद्योगपति किरण मजूमदार शाह का कांग्रेस विधायक पर निशाना, सालों से जर्जर सड़क की जिम्मेदारी अब इंडस्ट्री पर क्यों? तो सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां यूपी में चुनाव सिर पर है और चुनाव जब हैं तो वादों से वोट साधने की तैयारी दिखाई दे रही है। यूपी में चुनावों की आहट ने सियासी जंग को तेज कर दिया है और महिलाओं को केंद्र में रखकर एक नए तरह की सियासत की शुरुआत भी हो गई है। वहीं रक्षाबंधन से ठीक पहले योगी सरकार ने 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए आजीवन मुफ्त बस यात्रा की लोक माता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना को मंजूरी दी है। ये 2022 के बीजेपी चुनावी वादे को पूरा करने की दिशा में उठाया गया कदम बताया जा रहा है। इसके साथ ही रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए विशेष मुफ्त बस यात्रा, 25 लाख टैबलेट और दूसरे फैसलों ने सियासी तापमान को बढ़ा दिया है। देख सपाई बिटिया घबराई, योगी आदित्यनाथ के इस नारे के जरिए पूर्ववर्ती सपा सरकार पर महिला सुरक्षा को लेकर हमला बोला। योगी ने कहा कि 2017 से पहले बेटियों की सुरक्षा संकट में थी, न महिला हेल्प डेस्क थी, न महिला की बीट सिस्टम था और न ही एकीकृत हेल्पलाइन की कोई योजना थी। योगी ने कहा कि आज की सरकार बहनों बेटियों की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए समर्पित है। बेटी के जन्म से शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता तक सरकार की योजनाओं को जोड़ने का दावा किया गया है। वहीं चुनावी वर्ष में सरकार की सौगातों को विपक्ष ने चुनावी तैयारी से जोड़ना शुरू कर दिया है और जवाब समाजवादी पार्टी की ओर से आया है। अखिलेश यादव ने महिलाओं के लिए स्त्री सम्मान समृद्धि योजना का ऐलान करते हुए हर वर्ष 40,000 रुपए मदद देने का वादा किया है। इसके साथ ही सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण की बात भी कही है। अखिलेश के पिटारे में सिर्फ 40,000 रुपए नहीं, 12वीं पास छात्राओं को मुफ्त लैपटॉप, सरकारी स्कूलों में फीस माफी, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, विधवा बेसहारा महिलाओं को पक्का घर और महिला अपराधों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसे वादे भी शामिल हैं। यानी यूपी में
चुनावी रण अभी दूर है, लेकिन वादों की बसात अभी से बिछने लगी है। एक तरफ सरकार की ओर से योजनाओं की सौगात आई है, तो दूसरी तरफ विपक्ष के बड़े बड़े ऐलान, और दोनों के केंद्र में है आधी आबादी का वोट। फ्री बस, मुफ्त लैपटॉप, आर्थिक मदद और दूसरी रियायतें। सवाल उठने लगा है कि क्या यूपी में फ्रीबी पॉलिटिक्स का नया दौर शुरू हो गया है? सत्ता और विपक्ष दोनों जनता की जरूरत और चुनावी गणित के बीच अपनी अपनी जमीन तलाश रहे हैं। यह सवाल बार बार पूछा जा रहा है, और दरअसल इस पर भी बहस हो रही है कि फ्रीबी किसको समझा जाए और किसको कहा जाए। इसी चुनावी माहौल के बीच जेपीएनआईसी पर भी सियासत तेज हो गई है। योगी कैबिनेट ने अखिलेश सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट को 30 साल के लिए निजी कंसोर्टियम को लीज पर देने की मंजूरी दी है। बीजेपी इसे वर्षों से अधूरे पड़े प्रोजेक्ट को पटरी पर लाने का रास्ता बता रही है। वहीं 265 करोड़ रुपए से 800 करोड़ रुपए से ज्यादा तक पहुंची लागत और निर्माण प्रक्रिया पर उठे पुराने सवालों को लेकर सपा सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगातार बढ़े जा रहे हैं। यह पूछा जा रहा है कि जब योजना 265 करोड़ रुपए से शुरू हुई थी, तो बार बार रिवाइज करके वो 800 करोड़ रुपए से ज्यादा तक आखिर कैसे पहुंच गई? अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया है और पूछ रहे हैं कि भाजपा सरकार है या फिर दुकानदार है। उनका आरोप है कि जेपीएनआईसी को निजी हाथों में सौंपकर सरकार सार्वजनिक संपत्ति के निजीकरण की राह पर चल रही है, और उन्होंने इसे कमीशन और निजीकरण की राजनीति बनाया है। यानी यूपी में चुनाव का बिगुल भले ही अभी औपचारिक तौर पर न बजा हो, लेकिन 2027 की चुनावी पटकथा की शुरुआती पंक्तियां अभी से लिखी जाने लगी हैं। और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि 2017 से पहले समाजवादी पार्टी के शासन में महिलाएं डरी सहमी रहती थीं, वो सुरक्षित नहीं थीं। 2017 के पहले एक दौर था, उस समय ये हर बेटी, हर बहन और हर माता की जवान पर एक नारा गूंजता था कि देख सपाई बिटिया घबराई। यह नारा उस दौर के, उस गवर्नेंस के मॉडल का नाम है जिसमें बेटी की सुरक्षा पे संकट था, जहां पे उनका कोई सम्मान नहीं रह गया था। और स्वावलंबन की बात ही कहां, जब सुरक्षा नहीं, सम्मान नहीं, तो स्वावलंबन कहां से? न कोई इंटीग्रेटेड हेल्पलाइन थी, न कोई कमांड सेंटर था, न सीसीटीवी का नेटवर्क था, न महिला बीट सिस्टम था, न महिला हेल्प डेस्क। और योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को रोजगार को लेकर भी घोषणा की है। मैं प्रदेश भर के युवाओं को इस बात के लिए आश्वस्त कर रहा हूं कि अगले 6 महीने के अंदर, नोट करिए, अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख नौजवानों को फिर सरकारी नियुक्ति पत्र अलग अलग स्टेज में हर सप्ताह उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। 1 लाख सरकारी नियुक्ति पत्र हम देने जा रहे हैं। यूपी के अंदर कभी ये कल्पना होती थी यहां हम 6 महीने के अंदर ही 1 लाख नौजवानों को सरकारी नियुक्ति पत्र दे दें? सारी परीक्षाएं पूर्ण हो गई, रिजल्ट की प्रक्रिया चल रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी आधी आबादी को लेकर नए ऐलान किए हैं। जहां स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लागू की जाएगी, ये आधी आबादी की पूरी आजादी का संकल्प है, और उन्हें हर साल 40,000 रुपए देकर के उन्हें आगे बढ़ाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। और सपा नेता डिंपल यादव पीडीए में ए का अर्थ अब आधी आबादी बता रही हैं। पाठशाला प्रशिक्षण के माध्यम से सम्मान समृद्धि का वो मार्ग बनाया जाएगा जो धीरे धीरे स्त्री को अपने पैरों पर सम्मान के साथ सिर उठाकर खड़ा होना सिखाएगा। पीडीए के ए में शामिल आधी आबादी के प्रति ये योजना हमारी सकारात्मक सोच का परिणाम है। और कांग्रेस नेता अजय राय दावा कर रहे हैं कि यूपी में कांग्रेस का बोलबाला है। गोरखपुर में तलवार से काटा गया ब्राह्मण समाज को, बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया पुलिस के द्वारा। आप देख सकते हो पूरे प्रदेश के अंदर, चाहे जौनपुर की घटना हो, चाहे महोबा की घटना हो, चाहे गाजियाबाद की हो, गाजीपुर की हो, बलिया की हो, पूरे प्रदेश में कौन दिख रहा है? कांग्रेस। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ
खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ विकास सिंह भी, हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हमारे जो सलाहकार संपादक हैं विनोद मिश्रा, वो भी जुड़े हुए हैं। और इसके साथ ही साथ हमारे साथ दो विशेष मेहमान भी बहुत जल्द इस पूरी खबर पर जुड़ेंगे। हम उनके साथ भी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले विकास के साथ शुरुआत करेंगे। विकास, अपडेट्स हमको दीजिए, क्योंकि यूपी में आज अगर देखा जाए, आज की सुबह बहुत सारी सियासत भी हुई और बहुत सारा जिसको कहते हैं कि मूवमेंट भी रहा, एक के साथ एक पलटवार भी रहा। और किस तरह से आप आकलन करेंगे, क्या कुछ योजनाएं सरकार की तरफ से रही और किस तरह से उसको देख रहे हैं कि एक पलटवार के तौर पर कहा जाए तो गलत नहीं होगा जो समाजवादी पार्टी ने दिया है योजनाओं के जरिए? जी बिल्कुल, ये कहें कि रक्षाबंधन का उपहार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आधी आबादी को दिया है, ये कहना बिल्कुल उचित होगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि 3 दिन तो उनको बस यात्रा फ्री रहेगी ही रहेगी रक्षाबंधन के अवसर पर। लेकिन इसके बाद जो 60 वर्ष से ज़्यादा की महिलाएं हैं, उनको आजीवन फ्री बस सेवा मिल रही है। ये एक बड़ी बात है। अगर हम शहरी क्षेत्रों की बात करें तो या ग्रामीण क्षेत्रों की, सबसे ज़्यादा फायदा ग्रामीण क्षेत्रों में होगा। जो गरीब लोग हैं, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, अब उनको बस यात्रा करना उत्तर प्रदेश भर में उनके लिए फ्री होगा। और सबसे बड़ी बात, इसके साथ ही उन्होंने ऐलान किया है कि अगले कुछ महीनों में 50,000 स्कूटी लड़कियों को बांटी जाएंगी। तो सबसे बड़ी बात, अगर ये चीज हम देखें तो आधी आबादी पर केंद्रित है। अब भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा महिलाओं को केंद्र में रखकर अब बातें कह रही है। और ये हो भी ना क्यों ना, क्योंकि बिना आधी आबादी के ना देश की तरक्की हो सकती है, ना प्रदेश की तरक्की हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने तमाम सारे आंकड़े भी गिनाए। उन्होंने कहा कि 17 से पहले जो उत्तर प्रदेश में कामकाजी महिलाओं का प्रतिशत 13% था, जो अब 26% हो गया है। यानी महिलाएं अब कामकाज करने के लिए निकलती हैं, पढ़ाई में आगे बढ़ रही हैं। इसके साथ साथ उनको सामाजिक सुरक्षा मिल रही है, जो सुरक्षा की गारंटी है वो भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने वो दौर भी गिनाया। उन्होंने 17 के पहले की बात कही, समाजवादी पार्टी को भी घेरा कि उस दौर में क्या कुछ माहौल रहता था, कितना सुरक्षा रहती थी। इसके साथ ही जो तमाम बड़ी चीजें हैं अब उत्तर प्रदेश में है कि महिलाओं को फोकस में रखकर काम करना। उन्होंने इस बात को भी गिनाया कि तमाम सारी जो योजनाएं हैं उसमें भी महिलाओं को स्वावलंबी बनाया जा रहा है, चाहे वो घरौनी हो, शौचालय योजना हो, उज्ज्वला योजना हो। तमाम सारी योजनाओं में अब घर जिसको मिलता है वो महिला के नाम होता है। तो महिला का कितना बड़ा सशक्तिकरण होता है, अधिकार मिलता है। तो आधी आबादी को बिना अधिकार दिए, बिना ताकत दिए एक समाज की, विकसित समाज की परिकल्पना की नहीं जा सकती है। तो वहीं चूंकि चुनाव है तो अखिलेश यादव की तरफ से भी एक बड़ा वादा आया है। उनका वादा आया है कि लैपटॉप बांटे जाएंगे 12वीं पास युवतियों को। इसके साथ साथ 40,000 का उन्होंने बात कही है कि 40,000 सालाना समाजवादी पार्टी देगी। उनको भी लग रहा है कि अगर महिलाएं अगर उनके साथ नहीं आई तो उत्तर प्रदेश में सरकार बनना मुमकिन नहीं होता है। इस आधी आबादी को लेकर पक्ष विपक्ष दोनों चाहता है कि वह उसके साथ खड़े रहें। लेकिन हम आपको याद दिलाएं कि पिछले अगर चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा पूरे प्रदेश में अगर था तो वो कानून व्यवस्था था। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को 2022 में महिलाओं का खुला समर्थन मिला हुआ था। हम लोगों ने जमीन पर जाके देखा था। अब ऊंट कुछ करवट बैठेगा ये तो 2027 के चुनाव बताएंगे। लेकिन सभी पार्टियों के मुख्य केंद्रीय बिंदु है, मुख्य जो मुद्दा है वो महिलाएं हैं कि महिलाओं को कैसे अपने पक्ष में किया जाए, उनको किस तरीके से साधा जाए। जी बिल्कुल, महिलाओं को किस तरह से अपने पक्ष में किया जाए, किस तरह से साधा जाए। हमारे साथ दो विशेष मेहमान और जुड़ चुके हैं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ अशोक यादव जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। अशोक यादव जी बहुत स्वागत है आपका। विनोद मिश्रा जी, जो बात अंतिम सेंटेंस जो विकास ने कहा कि महिलाओं को कैसे साधा जाए, आधी आबादी के वोट अपने पक्ष में कैसे किए जाए, इसको लेकर के लड़ाई उत्तर प्रदेश में साफ तौर पर देखी जा सकती है। कैसे आकलन करेंगे अगर हम आज की घटनाओं के विशेष तौर पर हम देखें कि एक तरफ योगी आदित्यनाथ ने कुछ सरकारी घोषणाएं की कि इस तरह का उन्होंने सौगात दी, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से भी एक लंबी फहरिस्त आई है जिसको कुछ लोग फ्रीबी की योजनाएं भी कह रहे हैं। कैसे आकलन करेंगे इसका? देखिए, आजकल के में आप देखिए कि किसी भी राज्य में, मैं सिर्फ यूपी की नहीं कह रहा हूँ, किसी भी राज्य में अगर ये चुनावी घोषणा का ऐलान से पहले अगर इस तरह के ऐलान होने लगे महिला कल्याण के सेंट्रिक में और गरीब कल्याण के सेंट्रिक में, तो आप समझ जाइए कि चुनावी रन में पार्टियां जो है वो दौड़ लगाने के लिए तैयार है।
तो ये एक तरह से आप रक्षाबंधन के मौके पे आप उत्तर प्रदेश का चुनावी शंखनाद इसको मान सकते हैं। और मैं चुनावी शंखनाद इसलिए भी कह रहा हूँ कि योगी आदित्यनाथ अपना एजेंडा जो चुनाव का नैरेटिव है वो डेवलपमेंट है, यूपी का विकास है और महिला सुरक्षा है। तो रक्षाबंधन के मौके पे योगी आदित्यनाथ ने अपने उसी एजेंडे को, अपने उसी नैरेटिव को सामने में रखा है। समाजवादी पार्टी या और कांग्रेस पार्टी के अपने एजेंडे में अभी भी उन चीज़ों को लेके जो सीधे सीधे एक आधी आबादी के साथ, इमोशंस के साथ, उसके सुरक्षा के साथ, उसके परिवार को चलाने के कॉम्पिटेंसी के साथ में जो जुड़ती है उसमें नहीं है। कास्ट फैक्टर अभी ज़्यादा है। अखिलेश जी का कल ही आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए, वो लगातार अपने सेंसस, कास्ट सेंसस पे लगे हुए हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी उनको लगता है कि शायद ये मदद में हमें काम आ सकता है। तो इन चीज़ों को ले रहे हैं। लेकिन मुझे ये बात ज़रूर लगता है कि ये 10 साल का योगी आदित्यनाथ की सरकार में एंटी इनकम्बेंसी का कोई सूत्र, कोई फार्मूला अगर समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन या कांग्रेस पार्टी के लोगों के पास में वो मुद्दा नहीं है, तो फिर आप ये इस तरह के 40,000 और इस तरह के वादे करके कि महिला सुरक्षा के लिए वो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, ये बनाएंगे, मुझे नहीं लगता है ये ज़्यादा उसकी अपील होने वाली है। अपील की बात तब होती जब उनके एंटी इनकम्बेंसी योगी आदित्यनाथ के 10 साल के कोई चीज़ सामने में वो मुद्दा बनता हुआ दिखता। वो मुद्दा उनके सामने में सिर्फ एक राम मंदिर का चढ़ावा चोरी को इतने दिन से आप पार्लियामेंट में देखा, लगातार पूरा पार्लियामेंट का ये मानसून सेशन इसी के कारण ध्वस्त हो गया था। सपा इसको अपना एक प्रमुख एजेंडा बनाए रहता। आज अगर सपा समाजवादी पार्टी योगी आदित्यनाथ के इन तमाम घोषणाओं के बाद 40,000 का एक तरह से अनाउंसमेंट किया है जो अखिलेश जी, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पीडीए का एक नया नाम दिया है। अब वो पीडीए में से ए अल्पसंख्यक हट के ए आबादी हो गया है, तो आधी आबादी हो गई है। तो ये आधी आबादी के लिए एक जगह जो पीडीए में मिला है, तो एक जगह मिलने से कम लगता है कि अखिलेश जी ने एक एश्योरेंस तो दिया है आधी आबादी को कि आपकी सुरक्षा भी उनके लिस्ट में एक नंबर पे है। ये चीज़ देख सकते हैं कि चुनाव में अब कितना उसमें आधी आबादी उनके लिए कामगार साबित हो सकी। ठीक है, ठीक है। अशोक यादव जी, एक तो ये है कि पीडीए का मनमाफिक तरीके से जब जिस वोट बैंक को एड्रेस करना होता है उसका नाम रख दिया जाता है। एक तो ये आरोप है आप लोगों के ऊपर कि जैसे ए से पहले अल्पसंख्यक था, फिर उसको आपने आधी आबादी कर दिया, तो जब भी मन होगा तो पी से पिछड़ा हो जाएगा, जब मन होगा तो पी से पंडित हो जाएगा। इस पर बहुत सारी चर्चा हो चुकी है। आप आज भी कुछ इस पर ज़रूर अपना जो बात है वो ज़रूर रखिएगा। एक बात और सामने है कि एंटी इनकम्बेंसी का सूत्र नहीं है और इसलिए फ्री बी योजनाओं की झड़ी है, ये आरोप है आप लोगों के ऊपर, क्या कहेंगे? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी की बात जो यहाँ पर हो रही है, मुझे लगता है कि आज रक्षाबंधन के वजह से जिस तरह के कुछ महिलाओं को, हमारे प्रदेश की महिलाओं को सरकार द्वारा कुछ योजनाएं बताई गई या महिलाओं के खाते में कुछ पैसे डालने की बात योगी सरकार ने की, अगर ये एंटी इनकम्बेंसी नहीं रहती सरकार के पास तो क्या इस तरह का फ्रीबीज योगी सरकार अभी तक तो नहीं की। पिछले 2 कार्यकाल में योगी सरकार ने इस तरह का फ्रीबीज नहीं किया। इस बार क्यों फ्रीबीज दे रही है? इसलिए दे रही है कि पूरी सरकार पेपर लीक मसले पर, राम मंदिर में दान चोरी मसले पर और पीडीए उत्पीड़न मसले पर, पूरी सरकार महिला उत्पीड़न मसले पर घिरी हुई है। तो सरकार के पास कोई निकलने का रास्ता नहीं सूझ रहा है। आप बताइए, विमेन एम्पावरमेंट की बात योगी जी कर रहे हैं कि सपा से जोड़ रहे हैं, लेकिन आज जो कुछ घटनाएं आपको निखिल जी सिलसिलेवार तरीके से देखने की जरूरत है कि ये घटनाएं क्या कहती हैं। अभी आपने देखा होगा 2023 में बीएचयू घटना, उसमें भारतीय जनता पार्टी के ही 2-3 लोग शामिल थे और 2023 में घटना हुई। अब पूरा 2 महीना वो बलात्कारी मध्य प्रदेश कहां घूम घूम के भाजपा का प्रचार करते रहे। जब विपक्ष ने मुद्दा उठाया तब उनकी गिरफ्तारी बड़ी मुश्किल से हुई। एक सिर्फ बीएचयू का मामला नहीं है, मैंने तो सिर्फ 2-3 मामले सिलेक्ट किए। 6 मई 2022 का द हिंदू का एक रिपोर्ट है, ए माइनर गर्ल रेप्ड सर्वाइवर वेंट टू द पाली पुलिस स्टेशन टू फाइल ए कंप्लेंट एंड वाज अलिजिबली एग्जीक्यूटेड बाय एसएचओ। हमारी बेटियां उत्तर प्रदेश के थानों में भी बलात्कार के शिकार हो जा रही और भाजपाइयों द्वारा भी बलात्कार के शिकार हो जा रही। और उसके बाद मुख्यमंत्री जी नारा लगा रहे हैं कि अगले चौराहे पर यमराज उनका इंतजार करेगा। तो आप इस तरह के झूठे वादे क्यों करते हो? देखिए, भाजपा का जो वुमेन एम्पावरमेंट है या महिला सुरक्षा है, ये सिर्फ आपको स्लोगन्स में, विज्ञापन में,
इनके जो पोस्टर्स में यही दिखेगा। समाजवादी पार्टी ने जो वीमेन एम्पावरमेंट किया वो धरातल पर दिखता है। 1090 आज भी उस सुविधा से महिलाएं हमारी लाभान्वित हो रही हैं। फ्री एम्बुलेंस जो प्रसव पीड़ा से हमारी महिलाएं, माताएं, बहनें जो कराती थी, उनके लिए अखिलेश सरकार ने मुफ्त एम्बुलेंस सेवा देकर के उनके दुख पर मरहम लगाने का काम किया। तो हमारी योजनाएं महिलाओं को धरातल पर उस चीज का एहसास करा रही हैं। योगी सरकार की अभी तक की कोई ऐसी योजना नहीं है जो महिला सुरक्षा को लेकर के या महिलाओं की एम्पावरमेंट को लेकर के कोई काम कर सकी हो। मैंने 2-3 एग्जाम्पल बताए। इसके अलावा आपको 2-3 चीजें और गौर करने की जरूरत है। हमारे जो देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, देखिए देश का वो अगुआ जो होता है ना, उससे सब लोग नकल करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय योगी जी जब संसद में खड़े होकर के एक महिला के लिए जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा, न जाने क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए भाजपा के IT सेल के ट्रोलर महिलाओं को भद्दी भद्दी गालियां देते हैं। उन्हीं से प्रेरणा लेकर के इनकी सांसद कंगना रनौत क्या कही जो जनजी के आंदोलन में, ये हिंदू लड़कियां जो है फ्रीडम का गलत इस्तेमाल कर रही है, ये नशा का शिकार। ठीक है, मतलब एक नशा सवाल कर ये भी रही है। बनता है, एक सवाल ये भी बनता है कि ये जो सारी योजनाएं आप लोग लेकर के आए हैं, दरअसल छवि के साथ में बहुत सारी चीजें चलती हैं, तो क्या ये महिलाओं के दिल में ये बातें बैठेंगी? क्योंकि गेस्ट हाउस कांड से लेकर के और बहुत सारी चीजें हैं जो वो एक नारा जैसे बता रहे हैं ना कि देख सपाई बिटिया घबराई, हो सकता है राजनीतिक हो, लेकिन माहौल तो कम से कम ये बताता है कि आप लोगों को बहुत मेहनत करने की जरूरत है। महिलाओं को कम से कम इस बात के लिए, ये बताने के लिए योजनाएं आपको मिलेंगी और आप सुरक्षित रहेंगे। जो नारा योगी जी लगा रहे थे, देख सफाई, ये नारा तो कागजों में ही है, लेकिन धरातल पर नारा लग रहा है कि देख भाजपाई बिटिया घबराई। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन गेस्ट हाउस कांड जैसे चीजें भी हुई है, जो बीजेपी के तमाम साथी वो कहते हैं कि भाई जब मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं था आपके समय में, आप लोगों ने जो काम किए, तो कैसे महिलाओं को इस बात के लिए आप राजी करेंगे कि वो आप लोगों पर भरोसा करे? निखिल जी देखिए, एक आप इंसिडेंट, पुराना इंसिडेंट को लेकर के आज उसका एग्जाम्पल की कोई रिलेवेंसी नहीं। अखिलेश जी की सरकार 5 साल सरकार थी, और 5 सालों में महिला सुरक्षा को लेकर के, बेटियों की एजुकेशन को लेकर के जो हमारी सरकार ने काम किया, लैपटॉप से लेकर के तमाम योजनाएं देने का काम किया, उस योजना से हमारे प्रदेश की माताओं बहनों में एक हर्षोल्लास था, और उसी का परिणाम रहा कि लोकसभा चुनाव में हमारी 37 सीटें इन्हीं माताओं बहनों और PDA की और हमारे सर्व समाज के आशीर्वाद से समाजवादी पार्टी को मिली। तो आप महिलाओं का, जेन जी का, जेन अल्फा का, जो किसानों का, सबका प्यार, सबका सम्मान की वजह से ही समाजवादी पार्टी लोकसभा में 37 सीटें हासिल की। ये कोई मामूली अचीवमेंट नहीं है निखिल जी, बहुत बड़ा बिग अचीवमेंट है। ठीक है सर, ठीक है। बीजेपी से सवाल है डॉक्टर साहब कि पिछली बार ये योजनाएं नहीं थी तो पहले क्यों नहीं दी गई थी? ये सवाल अभी अशोक यादव ने कहा, महिलाएं आपके राज्य में सुरक्षित नहीं है, सिर्फ नारे हैं आपकी तरफ से। कुछ सवाल मैं उन्हीं के दोहरा दे रहा हूं जो आप जवाब दीजिएगा। उनका कहना है कि जो समाजवादी पार्टी का विमेन एम्पावरमेंट था वो धरातल पर उतरा था, आपका नहीं उतर रहा था। लेकिन ये सवाल, इसमें एक ये भी मैं राइडर जोड़ दूं कि किस तरह से पुरानी जो उन्होंने बहुत सारी 2022-2023 का जिक्र किया, तो जो गेस्ट हाउस कांड है, क्या जनता उसको इतनी आसानी से भूल जाएगी? निखिल जी, समाजवादी अशोक जी ने 2-3 चीज़ें बताई। एक उन्होंने बताया प्रसव पीड़ा की महिला एम्बुलेंस के बारे में बताया, उन्होंने बताया लैपटॉप बांटा बिटिया लोगों को। आप खुद देखिए कि एम्बुलेंस में भी घोटाला किया और लैपटॉप घोटाला, फेमस घोटाला है दोनों। तो इस तरह की पॉलिसी बनाते थे। और ये देख सपाई बिटिया घबराई तो आज का नारा है, इनके अपने साथी कहते थे जिस गाड़ी में लगा हो सपा का झंडा उसमें बैठा गुंडा। तो गुंडागर्दी और अपराधी वाले मामले पे तो समाजवादी पार्टी बहुत पीछे है। वो इस नैरेटिव पे अगर जाएगी तो कभी सुधर नहीं पाएगी। इन्हीं के बारे में कहा जाता था कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया। इन्हीं की अपनी प्रवक्ता एक रोली मिश्रा जी होती थी, उनके साथ सपा में क्या हुआ, अभी कुछ दिन पहले सपा के कार्यालय में महिलाओं के साथ क्या हुआ। अब अगर हम मान लेते हैं कि दलित नेत्री मायावती जी के साथ जो इन्होंने गेस्ट हाउस में किया वो बहुत पुराना है, तो इनका इतिहास तो आज तक चलता रहा। अरे कहाँ हम भूल जाएंगे? ये आधी आबादी और अल्पसंख्यक में कंफ्यूज कर रहे हैं। जब इन्हें चूज करना होता है तो ये अल्पसंख्यक को चूज करते हैं, आधी आबादी को भूल जाते हैं। नहीं तो आपको याद नहीं है वो गौरव जाट और सचिन जाट जिसको हत्या कर दी गई थी, उनकी बहन को एक अल्पसंख्यक ने छेड़ा ही तो था, जिसका उन्होंने विरोध किया था तो दोनों को कत्ल कर दिया था। और उसके बाद
उत्तर प्रदेश में सालों बाद एक ऐसा तांडव हुआ था दंगे का, कामल का बवाल, जिसमें से कम 60 लोग मारे गए, 50,000 लोग विस्थापित हो गए। ऑफिशियल रिकॉर्ड ये कहते हैं कि सैकड़ों बलात्कार की घटनाएं हुई, जिसमें से करीब 1200 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, जांच चल रही है। तो इन्हें जब सेलेक्टिविटी बहुत अच्छी है, जब भी महिला और अल्पसंख्यक में इन्हें चूजना होगा तो ये अल्पसंख्यक को चूज करते हैं। ये तो एग्जाम्पल है। अदरवाइज आप बताइए, सिंपल सी बात थी, किसी लड़की को छेड़ा गया, उनके भाइयों ने अपोज किया, और आजम खान जो वहां पर उस समय सफाई महोत्सव में लड़कियों का बड़ा सम्मान कर रहे थे बैठ करके, वहां से उन्होंने दंगा भड़काया और क्या हाल कर दिया। तो इनके, ये जब महिला के बारे में बात करते हैं तो प्रदेश की महिलाएं इतनी समझदार हैं। और आप याद कर लीजिए 2017 के पहले किसी से जाकर के सड़क पर के, लखनऊ नहीं, हम तो कहते हैं गोरखपुर, जौनपुर, कानपुर, प्रदेश में कहीं पे भी चले जाइए, किसी महिला से पूछ लीजिए, अगर वो उसने 2012 में वो बालिग रही हो कि जिसकी उम्र 40, 30, 35 साल के आसपास हो, उस समय 2017 के पहले बारह में महिलाएं कितना घूमती थी प्रदेश में, कितनी देर तक रात में बाहर रहती थी, कितना उनका शिक्षा के लिए प्रोत्साहन होता था, और आज क्या है। ठीक है। तो अगर कोई बात कर, एक आखिरी बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा, सिंपल फैक्चुअल, अब आंकड़ों की बात करते हैं। अभी अशोक जी बताएंगे कि एनसीआरबी में हाईएस्ट नंबर क्राइम अगेंस्ट वुमेन उत्तर प्रदेश में है। वो इसलिए है अशोक जी, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन पूरे देश का हम सबसे बड़ा प्रदेश है। अगर हम पर लाख में जाएंगे तो वो काफी कम है। और सबसे बड़ी चीज, महिला अपराध तो है, कम हो रहा है, लेकिन महिला अपराध में कन्विक्शन रेट जो राष्ट्रीय औसत है उसका 1/3 है। आप समझ लीजिए, कन्विक्शन रेट हाईएस्ट है उत्तर प्रदेश का महिला अपराध में। राष्ट्रीय औसत करीब 23-24 के आसपास, हमारा 75 है, 3 गुना ज्यादा है। तो हम महिला अपराध में जीरो टॉलरेंस नीति के साथ चल रहे हैं। हम महिलाओं का सशक्तिकरण कर रहे हैं। और आखिरी बात कह के, अगर महिलाओं का आप इतने ही तैसी हैं तो महिला आरक्षण पे विरोध क्यों कर रहे हैं, पास क्यों नहीं करवा देते। ठीक है अशोक यादव जी, मैं चाह रहा हूँ इस राउंड में बहुत कम समय में एक मिनट में आप सब लोग अपनी बात रखें। तो बहुत सारे सवाल है आपके साथ में। एक तो उन्होंने यही लगा दिया कि भाई मैं एक चीज जोड़ना चाहता हूं। ठीक है सर, बहुत जल्दी। मैं सुना, अभी डॉक्टर साहब का सुना, अशोक जी का भी सुना। हमारा जो मुद्दा है, हम उस मुद्दे पे भी डिस्कस करना चाह रहे हैं कि अशोक जी, सबसे इम्पोर्टेंट है कि समाज में रोटी, कपड़ा और मकान, ये बेसिक ज़रूरत पे है। और आज योगी आदित्यनाथ की 10 साल सरकार में अगर ये रेवेन्यू सरप्लस का यूपी पहला स्टेट है आज की तारीख में। यूपी एक बीमारू राज्य से आज एक विकसित यूपी का अपना एक संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। आज यूपी एक्सप्रेसवे के मामले में भारत का सबसे अव्वल राज्य है, जहां एक्सप्रेसवे का जाल बिछा हुआ है। तो जहां विकास के इतने पैमाने हैं, वहां आप ऐसा कौन सा मुद्दा समाजवादी पार्टी का है जो मुद्दा आज हमने आपका देखा, जो अखिलेश जी बीजेपी की दुकानदारी बता रहे थे जेपीएनआईसी को लेकर। जी। तो 250 करोड़ का वो जेपीएनआईसी 800 करोड़ का पहुंच गया, ये सारे लोग जानते हैं। और आपके उस रीजन में वो काम भी पूरा नहीं हुआ, जबकि अखिलेश जी का वो ड्रीम प्रोजेक्ट था। ऐसा ही कई ड्रीम प्रोजेक्ट था उत्तर प्रदेश में जो हम लोगों ने करीब से देखा है उस दौर में, जो 100 करोड़ का प्रोजेक्ट आते आते 500 करोड़ तक पहुंच गया, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। ये व्यवस्था भी उत्तर प्रदेश ने देखा है। तो सवाल सीधे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो काम आपसे हो सकता है, जो आपने एक एक्सप्रेसवे की बात कही, और आज तक अखिलेश यादव सिर्फ उसी एक्सप्रेसवे पे खड़े हैं, दूसरा कोई एक्सप्रेसवे उनके बतान लिस्ट में है नहीं। तो आखिर क्या क्रेडेंशियल है समाजवादी पार्टी का, जो समाजवादी पार्टी ये 25 करोड़ के यूपी के लोगों में जाति और धर्म के अलावा, जो माई समीकरण के अलावा वो बता सकें, पीडीए के अलावा बता सकें कि अखिलेश यादव ने ये करके दिखाया है। ऐसा कुछ ठीक है। तो एक ये जो जिस तरह से बातें उठ रही हैं, एम्बुलेंस में घोटाला, लैपटॉप में घोटाला, अब जेपीएनआईसी वो भी कह रहे हैं कि 250 करोड़ से बढ़ के 268 करोड़ से बढ़ के 800 से ज़्यादा करोड़ का हो गया। तो हर चीज़ में तो घोटाला। ये सवाल भी सर आप लोग को लेने पड़ेंगे। अशोक यादव जी। हाँ देखिए, बिल्कुल निखिल जी, देखिए विनोद जी ने अच्छा सवाल उठाया सरप्लस, उत्तर प्रदेश का बजट को सरप्लस को लेकर के। लेकिन ये चीज वो भूल गए कि उत्तर प्रदेश में इतिहास में अब तक 9 लाख करोड़ का कर्ज कभी था, अब तक 9 लाख करोड़ का कर्ज कभी नहीं था। और 37,500 पर कैपिटा डेप्ट, पर कैपिटा इनकम तो हम लोग जानते थे, लेकिन पहली बार सुनने में आया पर कैपिटा डेप्ट
प्रति व्यक्ति ऋण जो है उत्तर प्रदेश में 35,700 रुपए। तो इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो है कर्ज लेकर के घी पी रही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। दूसरी बात, इन्होंने एक्सप्रेसवे की बात किया। आप बताइए कि हमारा जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे का हम एग्जाम्पल बार बार क्यों देते हैं? क्योंकि हिंदुस्तान का पहला एक्सप्रेसवे हमारी सरकार ने बनाया, जिस पर जगुआर जैसे, हरकुलिस जैसे विमान लैंड किए। और आज तक 10 साल हो गया ना निखिल जी, आज तक उस एक्सप्रेसवे में कहीं कोई कमी नहीं आई। सरकार बनने के पहले लोग फावड़ा कुदार लेकर के एक्सप्रेसवे खोद रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार की संस्था RIT ने कहा कि मानक से भी अच्छा बना हुआ है। और ये लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे 4200 करोड़ की लागत से बना 63 किलोमीटर एक्सप्रेसवे 80 जगह धंसा। पूरे विश्व बिरादरी में हमारी नाक कटी कि उत्तर प्रदेश में ऐसी सड़कें बनती है। न सिर्फ लखनऊ कानपुर, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे मोदी जी फीता काट रहे हैं, उधर एक्सप्रेसवे धंस रहा है। तो ऐसा फॉल्टी एक्सप्रेसवे, ऐसा भ्रष्टाचार का शिकार एक्सप्रेसवे अगर योगी सरकार बना के अपनी पीठ थपथपा रही है तो भाई ठीक है, उनको वेलकम। और दूसरा, कौशल जी ने कहा कि हमारे यहाँ कन्विक्शन रेट बहुत अच्छा है। आप ये बताइए कन्विक्शन रेट कैसे अच्छा होता है? जब सरकार ईमानदारी से जांच करती है, जब ईमानदारी से कोर्ट में पैरवी करती है। लेकिन मैंने जो BHU का कांड बताया, इसमें उन दरिंदों की इतना लचर पैरवी सरकार ने करी कि 2-2.5 महीने में जमानत हो गई, सब बाहर आ गए। कन्विक्शन रेट कैसे हाई हो गया भैया? और तीसरी लास्ट मैं कहूंगा कि आपने कहा कि हमारे लोग बच्चियों के प्रति, महिलाओं के प्रति बहुत ईमानदार हैं। आपके पुणे का एक घटना है ना निखिल जी, अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ होगा, पुणे की घटना है। एक 8 साल की मासूम बच्ची शॉर्ट्स पहन के अपने पेरेंट्स के साथ घूमने आई थी। इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों के दिमाग में न जाने कौन सा जहर भरा है, दौड़ा दौड़ा के उसके पेरेंट्स को मारे, उस बिटिया को मारे। तो आप बताइए, आप बच्चियों को नहीं छोड़ रहे हैं, आप महिलाओं को थाने में नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं, समय बहुत कम रह गया सर, सबके पास जाना है। आपका पॉइंट आ गया, बहुत जल्दी से जवाब दीजिए डॉक्टर कौशल कांत। समाजवादी पार्टी की संस्कृति एक लाइन में बताऊं तो ये है कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, ये इनकी संस्कृति रही है। और जो मैंने कहा था उस पर बच के निकल गए कि अल्पसंख्यक और आधी आबादी में ये अल्पसंख्यक गोद में गिरते हैं। इनके बारे में तो मुलायम सिंह जी ने कहा था, जो बाप का ना हुआ, जो चचा का ना हुआ, जो अपनी पत्नी का ना हुआ, वो देश की बहन बेटियों को क्या होगा। आपको याद होगा मौलाना जी की टिप्पणी डिंपल जी के ऊपर, उसके बाद इन्होंने चुप्पी साध ली थी। तो ये लोग तो अल्पसंख्यकों के मतलब क्या, किस लेवल पे चले जाएंगे। वोट बैंक नहीं जाना चाहिए, महिला रहे न रहे। ठीक है विकास, आधी आबादी को लेकर सियासत उत्तर प्रदेश में तेज, पब्लिक का क्या रिएक्शन है, क्या अब तक जानकारी है आप लोग के पास? जब योजनाएं की सौगात दी जाती है तो लोगों में खुशी होती है, वैसे ही खुशी आज महिलाओं में थी, उनको जो गिफ्ट मिला है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आगे चलकर महिलाओं को ये एहसास होना चाहिए कि इनके लिए किया जा रहा है, इनके लिए आगे भी अच्छा होगा। कौन कितना उनको एहसास ये दिला पाएगा, ये उत्तर प्रदेश की महिला दिखाएगी 2027 में जब वो वोट डालेगी। बिल्कुल ठीक बात आपने कही, एहसास और विश्वास की बात है, किस पर यकीन है उसको, और यही शायद चुनावी का पूरे चुनावों में इस बात की धुरी होगी। सबसे अच्छी बात यह है कि कम से कम महिलाओं का विकास, महिलाएं जो है पहली बार मैं कहूँगा कि उत्तर प्रदेश के इन चुनावों में वो कम से कम फोकस में है, सेंटर पॉइंट में। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, अशोक यादव, विनोद मिश्रा जी, विकास सिंह। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। सोना उठना UPI खाना पीना UPI हंसना गाना UPI रूठना मनाना UPI बैठे बैठे खड़े खड़े बिना हिले यूं ही पड़े पड़े इंडिया कर लेता UPI के 10 साल डिजिटल, आत्मनिर्भर, बेफिक्र। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212।
और ये जो हमारी खबर है ये बहुत जिसको कहते हैं कि बहुत समझदारी से इसको सुनिए, समझिएगा और इसके पीछे का जो एजेंडा है वो भी समझने की कोशिश करिएगा। वसुधैव कुटुंबकम से ममदानी जो है वो चिढ़ गए हैं। आखिर क्यों चिढ़े हैं? और ममदानी के बारे में आप जानते होंगे, न्यूयॉर्क के मेयर हैं। आरएसएस के 100 साल और दुनिया के किसी भी सामाजिक सांस्कृतिक संगठन के 100 वर्ष के सफर को पूरा करने का मतलब उसकी समृद्ध परंपरा और संगठन के अनुशासन से है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन के संघ के 100 वर्ष पूरा होने पर देश विदेश में कई कार्यक्रम हो रहे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत इन दिनों न्यूयॉर्क में हैं। मोहन भागवत का ये दौरा आरएसएस के शताब्दी वर्ष के ग्लोबल आउटरीच कार्यक्रम के तहत हो रहा है। आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने के मौके पर देश विदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अमेरिका के बाद भागवत कनाडा और ब्रिटेन जाएंगे। इसी क्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत 29 अगस्त को न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में यूनिवर्सल वननेस कार्यक्रम में शामिल होंगे। यानी वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष जिस भारत से हुआ है, संघ प्रमुख उसी आदर्श को दुनिया के सामने रखने जा रहे हैं। लेकिन इससे न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी को दिक्कत है। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के कार्यक्रम पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने भागवत के मेडिसन स्क्वायर ग्राउंड में होने वाले इस कार्यक्रम का विरोध किया है। भागवत भारतीय प्रवासी समुदाय के को 29 अगस्त को संबोधित करने वाले हैं। ममदानी ने कहा कि उनके पास इस कार्यक्रम को रद्द करने का अधिकार नहीं है, लेकिन वो इसका विरोध करते हैं। मेयर ममदानी को अपने मुस्लिम धर्म को अपने राजनीतिक जीवन का केंद्र बनाने से कोई दिक्कत नहीं है। उन्हें आतंकी समूह हमास के समर्थन में नारे लगाने और इजराइल के खिलाफ इंतिफादा का आह्वान करने का में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भारत वंशियों के बीच मोहन भागवत का अभिभाषण सेकुलरिज्म के खिलाफ उनको लगता है और इससे उनको दिक्कत है। इसे आप हिंदू फोबिया भी मान सकते हैं कि कुछ लोग पाकिस्तान के समर्थन में भारत का विरोध, मोहन भागवत के अमेरिका दौरे का विरोध सिर्फ ममदानी ने नहीं किया है, बल्कि पाकिस्तान समर्थित और हिंदू विरोधी लॉबी USCIRF काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस, हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स और इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल ने भी उनके दौरे का विरोध किया था। अमेरिका में स्थित हिंदू पैक्ट ने इन संगठनों के रुख पर आपत्ति जताई है। यह कार्यक्रम रक्षाबंधन के मौके पर आयोजित किया जा रहा है। तो यह कार्यक्रम रक्षाबंधन के मौके पर आयोजित किया जा रहा है। आयोजकों के मुताबिक कार्यक्रम में रक्षाबंधन की पारंपरिक भावना को एकता, नागरिक जिम्मेदारी और वैश्विक सद्भाव के संदेश से जोड़ा जाएगा। लेकिन जिन्हें भारत के विश्व बंधुत्व के भाव से दिक्कत है, वे भारत के आदर्श और परंपरा का विरोध करते, आरएसएस का विरोध करते हैं। तो न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने किस तरह से संघ प्रमुख का विरोध किया है, आइए आपको दिखाते हैं। Deep opposition to, not only as an Indian American, but also as the mayor of a city that believes deeply in the belonging of each and every person, no matter their color, their creed, their religion, their faith, wherever they are from. Should the rally be canceled, though, at MSG this weekend? I don't support the rally, but I don't know if the city has any jurisdiction on canceling a private event. और भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि ममदानी का बयान बाई चांस नहीं है, बाई चॉइस है। जो लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं, बवाल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मैं बिना मांगी सलाह ये दूंगा कि उनको मोहन भागवत जी के कार्यक्रम में जरूर जाना चाहिए। तो उनके जो दिमाग में कंफ्यूजन का कीड़ा जो है वो हिचकोले ले रहा है, वो हो सकता है ठीक हो जाए, क्योंकि उनके दिमाग में जो कंफ्यूजन का कीड़ा आरएसएस को लेकर के भरा गया है, वो कोई बाई चांस नहीं है, बल्कि बाई चॉइस भरा गया है। और बीजेपी नेता प्रतुल शाह देव ने ममदानी की सोच को कट्टरवादी बताया है, कट्टरपंथी बताया है। न्यूयॉर्क के मेयर का जो सोच है वो सबके सामने है। वो कभी भी भारत के समर्थन में खड़े नहीं दिखते हैं, वो हमेशा पाकिस्तान परस्त दिखते हैं और एक विशेष वर्ग की
वो वकालत करते हैं। अब आरएसएस के प्रमुख वहां जा रहे हैं और रैली का परमिशन देना क्या उन्हीं के विशेष अधिकार में है? ये तो देखने वाली बातें होंगी, कानून की बातें होंगी। लेकिन जो न्यूयॉर्क के मेयर हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड स्पष्ट है। वो सिर्फ कट्टरपंथियों के साथ हमेशा खड़े रहे हैं, भारत के विरोध में उनके वक्तव्य आते रहे हैं। तो कुछ भी निर्णय लेने से पहले उनको सोचना चाहिए। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हमारे संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्रा भी जुड़े हुए हैं और विजय पटेल जो कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं हमारे साथ जुड़े हैं। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका। कैसे आकलन करेंगे इस खबर का कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत यूएस में न्यूयॉर्क में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं, पूरी तरह से भारत की सभ्यता संस्कृति की वो बात है, आउटरीच कर रहे हैं इंडियन जो ओरिजिन के लोग हैं, तो इसमें ममदानी को आखिर दिक्कत क्या है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये पूरी चीज समझने के लिए आपको ये इकोसिस्टम कैसे काम करता है, या तो यूएस में हो या तो इंडिया में, और इनके साथ कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। तो ममदानी एक इनके जो माता पिता है वो इनकी माता का नाम मीरा नायर है, जो लेफ्टिस्ट रही है। इनकी आइडियोलॉजी कोई छुपी चीज नहीं है। और इनके पिताजी है महमूद ममदानी। तो ये दोनों कई कट्टर फंडेड जो प्रोजेक्ट होते हैं उन पे काम करते हैं, मूवी हो या तो इनके एनजीओ हो या तो। और ये खुली किताब है कि कतर कैसे हमास वगैरह का समर्थन करता रहा है। इनकी जो लीडरशिप है वहाँ उसको जगह भी दी गई है उनके देश में, और कैसे उसको आर्थिक मदद भी करते हैं। दूसरी चीज, आपने जो भी नाम लिए, हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, तो ये पूरा वहाँ लेफ्टिस्ट का ग्रुप बना हुआ है। अगर बात करें हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स की, तो सुनीता विश्वनाथ इसकी को फाउंडर है। और इनके एडवाइजरी बोर्ड में कौन बैठता है, तो यहाँ पे जो लोग हैं जैसे हर्षमंदर, स्वरा भास्कर, वहाँ एक भी हिंदूज उनके बोर्ड में नहीं है। सारे लेफ्टिस्ट मार्क्सिस्ट जो लोग हैं वही उनकी एडवाइजरी बोर्ड में बैठे हैं। दूसरा, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, आरएसएस को तो छोड़िए, ये लोग वहां पे लॉबिंग कर रहे हैं कि कैसे हमारी जो एजेंसी है रो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, उसको कैसे बैन किया जाए, उस पर कैसे प्रतिबंध लगाया जाए, उसके लिए वो अमेरिका में लॉबिंग कर रहे हैं। सोचिए कि ये तो ना हिंदू है और ना देश के लोग हैं। और मैं एक चीज आपको एक स्टेप आगे जाके ये बताऊंगा कि ये प्रोजेक्ट बेस्ड लोग होते हैं, जो ये मार्क्सिस्ट कहिए या तो जो लोग, इनको जो जिस चीज के लिए फंडिंग करता है उस पे वो बोलते हैं। तो इनके जो तार हैं वो आप टर्की से लेके पाकिस्तान, वहां पे जो पूरा ग्रुप, मैंने लिखा भी है ट्विटर पे अपने आईडी से, वो पूरा ग्रुप है वहां पे, एनजीओ वगैरह रन करते हैं। उनको जिस चीज इनको अगर बोला जाए कि कल आप जाके हिंदुओं की क्या स्थिति है पाकिस्तान में, इस पे कुछ अच्छा लिखिए कि बहुत अच्छा है, तो क्या ममदानी एक योजनाबद्ध तरीके से टारगेट कर रहे हैं जानबूझकर, जैसा कि आप कहना चाह रहे हैं? जी, उनकी विचारधारा ही वो मार्क्सवादी ही है। इनकी अगर आप इकोसिस्टम देखें, इनके लिए आपको मीरा नायर का करियर देखना होगा। इनको फोर्ड फाउंडेशन से लेके कतार की गवर्नमेंट, वहां की इन्वेस्टमेंट एजेंसी, वो कैसे इनको फंड करती है, वो पूरी चीज आपको देखनी पड़ेगी। तब आपको समझ आएगा कि ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं है, ये पूरा जिसको भी डीप स्टेट हम लोग बोलते हैं। तो उनकी वजह से ही, उनके सपोर्ट सिस्टम की वजह से ही वो न्यूयॉर्क की गद्दी पे बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही चुन के आ गए हैं। तो मैं वही बता रहा हूँ कि इंडियन मार्क्सिस्ट की जो इकोसिस्टम है, अभी यहाँ पे जो सीजेपी का मूवमेंट है वो चला रहे हैं, जैसे हरमंदर वगैरह, और अमेरिका का जो है, तो दोनों में कनेक्ट यही है कि दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं। कई योजनाएं यहाँ पे जो प्रोटेस्ट होती है उसकी कई योजनाएं वहां की यूनिवर्सिटीज में ऐसे जो प्रोफेसर होते हैं लेफ्टिस्ट वगैरह, वही लोग बनाते हैं कि कैसे प्रोटेस्ट होगा, कौन इनको सपोर्ट करेगा, कहाँ से फंडिंग आएगी। तो ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं है, ये पूरी इकोसिस्टम है। इनके डीप स्टेट कही, या तो इस्लामिक कंट्री कही, या तो हमारी जो एनिमीज कंट्री है टर्की, या तो पाकिस्तान, इनकी जो जासूसी संस्था है, उनका ये पूरा सपोर्ट सिस्टम लेके बैठते हैं। जी जी जी, बिल्कुल। विनोद जी, आपने देखा कि हम अगर हिंदू धर्म की बात करें, सनातन की बात करें, तो हजारों वर्षों से लेकर और आज तक ये बात सिद्ध है कि हिंदू जो धर्म है, जो सनातन है, वो किसी के लिए विरोध का कारण नहीं हो सकता, किसी के लिए संकट का कारण नहीं हो सकता। उसके बावजूद उसका विरोध, इसके पीछे का किस तरह से आप इसको सियासत में देखते हैं कि हिंदुओं का विरोध करेंगे तो एक वर्ग को की सियासत करेंगे, कैसे इसको देख रहे हैं? और वो भी यूएस तक ममदानी अब वहाँ पर इस चीज़ को कर रहे हैं। अभी जिस तरह से विजय जी ने बताया कि ये तो डीप स्टेट तक इसमें जुड़ा हुआ है।
निखिल, हमें ये जानना होगा कि दुनिया भर में, मैं देश की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे दुनिया की बात कर रहा हूँ कि एक संगठन के रूप में, एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन के रूप में 100 साल पूरा करना किसी संगठन के लिए आसान काम नहीं है। और आरएसएस आज 100 साल पूरा करके, मोहन भागवत संघ प्रमुख वहाँ एक तरह से आप उसको आउटरीच प्रोग्राम समझिए कि वो एक आउटरीच प्रोग्राम में गए हैं और उसका नाम है यूनिवर्सल वननेस, वसुधैव कुटुंबकम। जी भाई, इस वसुधैव कुटुंबकम से ममदानी को दिक्कत क्या हो सकती है? ये एक तरह से आउटरीच है कि भारतवंशी जो लोग हैं वो संघ से को क्या जानते हैं, संघ को जाने, संघ के बारे में जाने, भारत की सांस्कृतिक समृद्धि और भारत का जो एक सांस्कृतिक वैभव है, जो वैभव का सूत्र है वसुधैव कुटुंबकम, यूनिवर्सल वननेस का। और उस यूनिवर्सल वननेस की बात जब करने, वो अभी जब न्यूयॉर्क में है, कल उनका शायद बहुत बड़ा प्रोग्राम भी है रक्षाबंधन के बाद के साथ में, तो ममदानी इस बात को कहते हैं कि हम भारतवंशी हैं जी। और संघ के बारे में उनकी माँ, जो अभी विजय जी बता रही थी, मीरा नायर हैं, उन्होंने संघ के बारे में उनको बताया है। तो ये इकोसिस्टम देखिए भारत का, कि संघ के बारे में वो अगर मीरा नायर अपने बच्चे ममदानी को किस तरह से शिक्षित किए हुए हैं कि आप संघ के बारे में जो फीड किए हुए हैं अपने बच्चे को, वो किस तरह से एक दुराग्रह पाल रखा है कि भागवत के, मोहन भागवत जी के प्रोग्राम को कह रहा है अगर मेरे बस में होता तो मैं इमीडिएट कैंसिल कर देता, इसको होने ही नहीं देता एज ए मेयर। तो इस बात को समझने की जरूरत है कि संघ का जो बार बार ये आग्रह रहा है कि अगर आपको संघ को समझना है तो आप शाखा आइए, तो मैं तो कह रहा हूं कि ममदानी को जो माँ ने जो सिखाया संघ के बारे में, संघ को क्या है, ये ममदानी जी को कम से कम आज संघ प्रमुख उनके घर के पास है, उनको एज ए सिटीजन के रूप में जाना चाहिए और समझना चाहिए कि संघ का आखिर ये यूनिवर्सल वननेस है, वसुधैव कुटुंबकम है, जिसमें किसी के लिए भी कोई दुराग्रह नहीं है। ठीक है, उस बात को वो बेहतर समझ सकते हैं। ठीक है विजय जी, एक सवाल चलते चलते मैं चाहूंगा कि थोड़ा शॉर्ट में आंसर दीजिएगा कि ये वननेस का जो संदेश है, वसुधैव कुटुंबकम का जो संदेश है, उसके विरोध के पीछे क्या मैसेज देना चाहते हैं ममदानी? क्या इस पे भी कोई सियासत है? बिल्कुल सियासत है। मैं आपको बताता हूँ कि ये मतलब इनको चाहिए, इनका एक कनेक्शन आप पूरा देखेंगे। अभी मैं सीजेपी से लेके उसका भी बताता हूँ कि इसके पीछे टर्की की बहुत बड़ी ताकत लगी हुई है अभी भी। मान लो कि बहुत मीडिया ये नहीं बता रहा है, अभिजीत के 2024 में 1 महीने की ट्रेनिंग के लिए टर्की में थे, तो ये चीज उनके सोशल मीडिया पे भी पोस्टेड है, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं। तो वहां पे यहाँ के जो जमात इस्लामी हिंद की लीडरशिप है, वो भी पीएफआई जो बैन है, वो भी, ये सारे लोग बार बार टर्की जाके वहां की जो जासूसी संस्था एमआईटी है उनके साथ मीटिंग करते हैं, उनके जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री के बेटे हैं, उनके साथ मीटिंग करते हैं। तो ये उनका एक तो, क्योंकि आरएसएस सीधा टारगेट इसलिए है कि ये मातृपक्ष बोला जाता है भारतीय जनता पार्टी का, जो यहाँ पे सत्ता में है, तो कैसे भी करके भारत से सत्ता में से नरेंद्र मोदी को हटाना या तो बीजेपी को हटाना, ये भी, ये ग्लोबल पावर जो है या तो ये कहिए कि इस्लामिस्ट जो पावर है, वो चाहता है कि वो सत्ता से हट जाए। तो इसके लिए लॉबिंग करने के लिए उनके टारगेट आरएसएस है, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो पॉलिटिकल बयानबाजी नहीं करेगी, तो उनका वो सॉफ्ट टारगेट रहा है। ठीक है, बहुत धन्यवाद इस सारी खबर को विस्तार देने के लिए और इसका विश्लेषण करने के लिए विजय जी आपका, और हमारे साथ जुड़े विनोद जी, बहुत आप दोनों लोग का शुक्रिया। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे कर्नाटक की सियासत की, जहां 5 गारंटी की मार अब आम जनता पर साफ दिख रही है। ब्रेक के बाद जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है, सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहाँ विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़
बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे कर्नाटक की 5 गारंटी की मार, सीएसआर पर भार। जी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं, जिसके जरिए फंड रेज किया जाता है तमाम सामाजिक कार्यों के लिए। बेंगलुरु के अनकेल विधानसभा क्षेत्र में बदहाल सड़कों और चरमराते सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को लेकर मामला इंडस्ट्री और विधायक के बीच उलझ गया है। सड़कों की खराब स्थिति पर उठे सवालों के बीच कांग्रेस विधायक बी शिवन्ना ने उद्योग जगत से अपनी सीएसआर यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी राशि का इस्तेमाल स्थानीय विकास कार्यों को करने के लिए मांग की है। विपक्ष का सवाल है कि क्या विधायक को अपने क्षेत्र के विकास के लिए फंड नहीं मिले हैं। बायोकॉन के प्रमुख किरण मजूमदार शाह ने सोशल मीडिया पर अनेकल क्षेत्र की बदहाल सड़कों को लेकर विधायक बी शिवन्ना पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक को वर्षों से सड़कों की खराब स्थिति की जानकारी है, लेकिन नागरिकों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए। किरण मजूमदार शाह ने स्थानीय लोगों को उनकी पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी है, जिसमें सड़कों की खराब हालात को लेकर चिंता जताई गई थी। लोगों का कहना था कि इन सड़कों से रोजाना हजारों कारें, स्कूल बसें और बीएमटीसी की बसें गुजरती हैं और ऐसे में खराब सड़कें जानलेवा साबित हो सकती हैं। और इस तरह की जो तमाम खबरें हैं इनको देखा जा सकता है और इस तरह से ये बात सामने आई थी। बड़ा सवाल यह है कि साइबर सिटी के नाम से मशहूर बेंगलुरु के इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा जरूरी कांग्रेस सरकार को फ्रीबी स्कीम को पूरा करना है, तो शहर और उद्योग के भविष्य को साफ तौर पर समझा जा सकता है। और भाजपा नेता तेजस्वी सूर्या ने कर्नाटक सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा है। Lung spaces in the city. The tunnel road is not going to solve the traffic in the city. It is only going to increase the number of private vehicles in Bangalore. It is a real estate project which will only help the ruling party with kickbacks. Mr. Yellappa Reddy today in great anguish asked the Chief Minister to please state the sum that he expects to receive as kickback from this project. And the people of Karnataka and people of Bengaluru are ready to finance, crowdfund this kickback with a request that you please take this money but spare us our Lal Bagh, spare us our Kaban Park and spare the green parks in the city. और बीजेपी नेता अशोक गौड़ा ने भी कर्नाटक सरकार से भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर जवाब मांगा है। Our Anekal MLA, Mr. Shivanna, asked for CSR funds to improve the roads. What has happened to the 25 crores which was specially granted for the Congress MLAs by Karnataka government, as well as the money which gets generated within the Anekal assembly constituencies, which gets collected by all the panchayats? What is happening to that money? और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बेंगलुरु से हमारी संवाददाता ज्योति दफेदर जुड़ी हुई हैं। ज्योति, सवाल यही है कि क्या ये मामला दरअसल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है कि सड़कों के लिए सीएसआर फंड की मांग करनी पड़ रहा है, या दरअसल फ्रीबी की जो सियासत रही है उसका ये असर है जो अब दिख रहा है? निखिल जी, देखिए, जो कांग्रेस की विधायक, आनेकल की विधायक शिवन्ना जी ने जैसे स्टेटमेंट दिए हैं, ये तो लगता है कि उनके जो दायित्व से वो भाग रहे हैं। जो एक विधायक के लिए फंड देते हैं, एनुअली इतना फंड देते हैं, उस फंड में उनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना हो, उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट करने के लिए सरकार उन्हें इतनी रकम अमाउंट देते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, उनका जो स्टेटमेंट है इतना इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है। वो कहते हैं, किरण मजूमदार शाह एक एंटरप्रेन्योर है, उन्होंने एक ट्वीट उन्होंने किया था कि ये जो रोड है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन्हें देखना चाहिए यहाँ की विधायक को। लेकिन शिवन्ना जी ने जिस तरह से उन्होंने स्टेटमेंट दिया, हमने सीएसआर फंड मांगे थे, तो पहले विधायक जी को यही पता नहीं है सीएसआर फंड किस चीज के लिए यूज करते हैं। सीएसआर फंड जो होता है वो है भूख विचार के लिए, हंग्री विचार के लिए, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, इस पर्पस के लिए यूज होता है, ना कि इस रोड डेवलपमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उस चीज के लिए नहीं है। आपको जिसमें जो अनुदान मिलता है उसमें आपको डेवलपमेंट करना चाहिए, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना चाहिए, ताकि दूसरे कंपनी को क्या कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबल फंड मिलता है वो उनकी दायित्व है, उन्हें
वो करते हैं, लेकिन विधायक होकर आपका जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपका दायित्व होता है, आपको आपके जो क्षेत्र की लोगों की क्या समस्या है उस पर आपको देखना चाहिए। जो रोड कम है उसमें गड्ढे ज्यादा है। तो वीडियो में आप देख सकते हैं, तो वीडियो देखकर मजुमदार शाह ने ट्वीट किए थे, लेकिन एक विधायक होकर उन्हें इस तरह की लापरवाही से जवाब नहीं देना चाहिए था। जैसे आपने कहा, ये सरकार तो प्री बीस के पीछे ही पड़ रही है, तो प्री बीस 5 गारंटी देकर कहीं ना कहीं जो मूल सौकर्य है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें नजर नहीं डाल रहे हैं। तो यहाँ पे विधायक जो शिवन्ना की स्टेटमेंट से यहाँ ये तो नजर आता है कि कैसे उनकी दायित्व से वो भाग रहे हैं। सीएसआर फंड उनके लिए नहीं है। जो लोग भी इसी वीडियो को लेकर ट्वीट किए हैं। यहाँ पे जो आनेकल क्षेत्र के अंडर का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंडर आता है, वो इस रोड पर बहुत प्रॉब्लम है। आप लोगों को इस पर निगरानी करनी चाहिए। जी, ठीक है। और ये जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में सब कुछ बयां करती हैं। बहुत शुक्रिया ज्योति इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि शॉर्टकट की सियासत जो है वो शॉर्ट सर्किट की ओर ले जाती है। तो फ्रीबी वाली जो शॉर्टकट की सियासत है वो कर्नाटक में दिख रहा है कि किस तरह से वहां पर शॉर्ट सर्किट हो रहा है। इस वक्त में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।